जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए जीएस के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे कहने के लिए तो ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ये 150 क्वेश्चन हम लोग एक दिन में डिस्कशन नहीं करेंगे, 150 क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कशन करेंगे। और ऐसे टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, अर्थात कुल 1500 हम लोग टॉप क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके पेपर में आने की संभावना अत्यंत अधिक है। तो दोस्तों, यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्लास को कंप्लीट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये तो बात रही यहाँ पर फ्री में पढ़ने की। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं मेंस तक की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। अब बात है टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना कैसे। तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए। जैसे एक नंबर यहाँ पर है 7523864455। दूसरा नंबर यहाँ पर दिया 8564880530। एक और नंबर यहाँ पर है 9696066089। इन नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इसे जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। इसके सहायता से भी आप टीम के पेड कोर्सेज से आसानी से जुड़ सकते हैं और जितने फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बात रही दोस्तों पेड कोर्सेज की और फ्री में क्लास पढ़ने की। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, तो आप जिस भाषा के साथ अच्छा समझ सकते हैं उस भाषा में आप प्रश्नों को देख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। देखिए सेम यही डेटा यहाँ पर दिया है, द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर एक्सटेंडेड टू अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। तो आप जिस भाषा के साथ अच्छा समझते हैं उसके साथ आप प्रश्नों को देखिएगा। ये तथ्य बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये इनका जो साम्राज्य था अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट दिया, कलिंग की लड़ाई प्राचीन भारत में 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ी गई थी। देखिए कलिंग की लड़ाई की बात करेंगे तो कलिंग की लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक ने लड़ा था। इस लड़ाई के बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। तो ये लड़ाई कलिंग वर्तमान के उड़ीसा, मतलब कलिंग के जो राजा थे, कलिंग मतलब वर्तमान में जो उड़ीसा है उसमें, और मौर्य साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था 261 BC। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। ये भी बिल्कुल सही तथ्य। अगला पॉइंट दिया, मौर्य काल में राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित थी, मतलब मौर्य काल की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये भी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य मतलब चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है यहाँ से मिलती है, और यूनानी लेखक मेगस्थनीज के इंडिका से मिलती है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, इंडिका की रचना किसने किया है? मेगस्थनीज ने, और अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौटिल्य जी हैं। तो यहाँ पर चारों पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जिसमें चारों विकल्प मिलेंगे वही सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां पर इसका बिल्कुल सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो दूसरा प्रश्न यहां पर दिया है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, आपको बताना है एक क्रम से कौन सा चीज पहले आया था कौन सा बाद में आया था, इस चीज को आपको अरेंज करना है। देखिए यहां पर देख लेते हैं कि कौन से अधिनियम या कौन से कानून किस समय प्रस्तुत किए गए थे। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, मतलब जितने भी राजद्रोही सभा हुआ करते थे उनको रोकने का जो अधिनियम बना था ये 1907 में पारित किया गया था। तो ये 1907 में आया था। इसी तरीके से भारतीय फौजदारी कानून संशोधन का अधिनियम ये 1908 में आया था।
देखिए दो आपका क्लियर हो गया तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पहले पहला आएगा उसके बाद दूसरा आएगा। यहां से देखिए अगर आप विकल्प को टिक करने का प्रयास करेंगे तो कौन कौन से विकल्प एलिमिनेट हो जाएंगे, ऐसे तो अभी कोई नहीं हो रहा है। इसके बाद देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम ये 1878 में पारित किया गया था और चौथा है शाही पद अधिनियम, ये 1876 में पारित किया गया था। तो अब सभी नियम आपको मिल गए कि कौन सा अधिनियम किस समय पारित किया गया था। देखिए 1876, 1878, 1807 और 1907 और 1908। तो क्रम के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले चौथा आएगा, इसके बाद चौथे के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद पहला आएगा और फिर दूसरा आएगा। तो इस हिसाब से अगर अरेंज किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरे में क्या दिया है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुने। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें सही होने वाला है। तो चलिए पहले प्रश्नों को देखते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की थी। तो देखिए भाब्रू शिलालेख की अगर बात करेंगे तो इसमें अशोक ने त्रिरत्नों में अपनी आस्था व्यक्त की थी, ये बिल्कुल सही तथ्य है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही तथ्य दिया हुआ है। अगला है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल के 18वें वर्ष में पाटलिपुत्र में किया गया था। जो बौद्ध संगति है, तो बौद्ध संगति की बात करेंगे तो 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। इसमें जो तृतीय बौद्ध संगति है ये कब हुआ था, जो अशोक थे उनके शासनकाल का जब 18वां वर्ष चल रहा था तो उस समय पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला है देवभूति शुंग राजवंश का अंतिम शासक था। तो देखिए शुंग राजवंश की बात करेंगे तो इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था और देवभूति इस वंश के अंतिम राजा थे या अंतिम शासक थे, ये भी बिल्कुल सही तथ्य है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, कालिदास के नाटक कुमार संभवम का नायक अग्निमित्र है और इस नाटक में अग्निमित्र को विदिशा का वायसराय बताया गया। तो देखिए अग्निमित्र की अगर बात करेंगे तो इनका संबंध है मालविका अग्निमित्रम से, है ना, कुमार संभवम से नहीं है। तो देखिए इनका अग्निमित्र का संबंध यहाँ पर कुमार संभवम से बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी चौथा गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा आप देखेंगे विकल्प सी में दिख रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए पहला विकल्प दिया है सर विलियम वेडरबर्न सहकारिता आंदोलन। सहकारिता आंदोलन का जुड़ाव विलियम वेडरबर्न जी से है, ये बिल्कुल सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे अल्बर्ट मायर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट ये अल्बर्ट मायर के समय में घटित हुआ था या फिर इसमें चलाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार ने अधिक अन्न उपजाऊ अभियान चलाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 3 तक सही हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा दिया है जनरल हैबिट, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का कमांडिंग अफसर था। तो जनरल हैबिट लखनऊ का कमांडिंग अफसर नहीं था, जनरल हैबिट मेरठ का कमांडिंग अफसर था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा हैबिट कमांडिंग अफसर कहाँ का था, मेरठ का, है ना। तो इसमें अगर आप देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा सही है लेकिन चौथा गलत है। तो विकल्प यहाँ पर कौन सही बनेगा, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5। 5 में क्या दिया, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया, गयासुद्दीन बलबन की हत्या, आगे है मोहम्मद गोरी की मृत्यु, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु और अकबर की मृत्यु। अब देखिए आप इसको ना आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद क्या हुआ था, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, है ना। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बलबन गुलाम वंश से जुड़ा है ना, ये तुगलक वंश से जुड़ा है और अकबर मुगल से जुड़े है ना। तो इन सब क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले कौन आएंगे, सबसे पहले आएंगे मोहम्मद गोरी की मृत्यु, मतलब मोहम्मद गोरी का मृत्यु सबसे पहले हुआ है। तो 2 से विकल्प की शुरुआत होगी, ठीक। अब इसके बाद देखिए बलबन गुलाम वंश से जुड़ा है, जिसे कि दास वंश भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से जुड़ा है। तो अगर गुलाम और तुगलक की बात करेंगे तो पहले कौन आता है, पहले गुलाम वंश आया था, तो यहाँ पर 2 के बाद 1 आएगा, है ना। इसके बाद तुगलक वंश आया था, मतलब 3 आएगा। और अकबर की बात करेंगे तो मुगल डायनेस्टी सबसे बाद में आई थी, तो ये 4 आएगा। तो 2, 1, 3, 4 इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। तो देखिए अगर आपको सही कालक्रम नहीं भी पता होगा तो भी आप क्वेश्चन को आसानी से टिक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने डायनेस्टी से क्लियर कर लिए। हाँ, अब ये अगर मान के चलिए एक ही वंश के 2 या 2 से अधिक राजाओं की बात करता, तब उसके लिए आपको समय याद रखना पड़ेगा। तो देखिए गयासुद्दीन बलबन की हत्या की बात करेंगे तो 1325 में इसकी हत्या की गई थी, है ना। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हुई थी, जिसके बाद मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की बात करेंगे तो 1351 में हुआ था। और अकबर की मृत्यु आपने जब
आधुनिक भारत पढ़ा होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब उसका निर्माण किया गया था, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पहले क्या होता है, एलिजाबेथ की मृत्यु होती 1603 में और उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती 1605 में। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हो। तो ये पूरा क्रम दिया है कि किसकी मृत्यु कब हुई थी। बाकी यहाँ पर आप प्रश्न को देखते तो बिना समय को याद किए भी आप आसानी से बना सकते थे। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी देखने के लिए मिलते हैं जहां पर अगर आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं भी याद रहेगा फिर भी आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा विकल्प यहाँ पर सही बनेगा। देखिए यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते। चलिए अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सही। देखिए यहाँ पर है महात्मा गांधी 30 अप्रैल 1936 को वर्धा शहर के पास एक छोटे से गांव सेवाग्राम में पहुंचे थे। तो देखिए 30 अप्रैल 1936 को महात्मा गांधी वर्धा शहर के पास सेवाग्राम में पहुंचे थे, बिल्कुल सही तथ्य। गांधी जी जब यहाँ पर पहुंचे थे तो वो यहाँ पर 5 से 6 दिन तक रुके थे। ठीक, आगे है सेवाग्राम अप्रैल 1936 से अगस्त 1946 तक गांधी जी का घर रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी जी यहाँ पर रुके थे। गांधी जी से पहले सेवाग्राम को ना सेवाग्राम के नाम से नहीं जाना जाता था, है ना। इसका नाम पहले यहाँ पर सेगांव था, है ना, फिर बाद में इसका नाम सेवाग्राम किया गया। आगे है बापू कुटी। सेवाग्राम में गांधी जी की कुटिया गांधी जी की गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। देखिए सेवाग्राम में एक कुटी बनाया गया था बापू कुटी, जो गांधी जी के गतिविधियों का केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही है। आगे गांधी जी 25 अगस्त 1946 को सेवाग्राम से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जितने तथ्य दिए सब के सब तथ्य सही है। तो आपका जो आंसर बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा दोनों सही, सभी सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों इस प्रश्न में सही विकल्प दिए हैं। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया, यहां पर भी आपको यही क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको क्या करना है, इसको एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है, चलिए इस पर विचार करते हैं। देखिए यहां पर अब सबको ध्यान से देखते हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, है ना, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, ये काफी आगे आकर के आक्रमण किया था। आगे कहने का मतलब है कि तैमूर लंग का जो समय है ये लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास है। मतलब ऐसे समझिएगा ये 1398 में इसने भारत पर अटैक किया था, है ना। तो ये तो काफी आगे हो गया, है ना। इसके बाद देखिए चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 में हुआ था, है ना। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना। देखिए खिलजी वंश की स्थापना कब किया गया था, 1290 में। आप देखेंगे खिलजी वंश की स्थापना 1290 में। आपने देखा था ना, सबसे पहले गुलाम वंश चला था 1206 से लेकर 1290 तक। फिर 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किया गया था। खिलजी के बाद तुगलक, है ना, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी। फिर महमूद गजनबी के समय मंदिर पर आक्रमण। तो गजनबी की बात करेंगे तो गजनबी तो सबसे पहले आया था, इसने अटैक किया था 1926 में, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब के सब आपने समय देख लिया। अब समय नहीं भी होता तो भी आप आसानी से इसको मैनेज कर सकते थे कि इसका क्रम क्या होने वाला। देखिए सबसे पहले चौथा आएगा, चौथे के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा और फिर पहला आएगा। तो 4, 2, 3 और 1, तो 42, 31। अगर आप नंबर के हिसाब से देखेंगे तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, गुप्त राजवंश के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर जो गुप्त डायनेस्टी है उसके बारे में आपको सही विकल्प बताना है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त जी थे, बिल्कुल सही है ना। गुप्त वंश के अंतिम राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं, ये तथ्य गलत दिया है। गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे ये विष्णुगुप्त जी थे, है ना, तो ये गलत है। आगे वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, बिल्कुल सही है। और गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथा, 3 विकल्प यहाँ पर, मतलब 3 टर्म जो दिए वो सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 9 की बात करेंगे तो 9 में दिया जुगांतर पत्रिका। यहाँ पर देखिए इससे पहले दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करने का मतलब कौन सा कथन सही है आपको यही बताना है। तो देखिए इसमें दिया जुगांतर पत्रिका समाचार पत्र की स्थापना 1908 में कोलकाता मतलब बंगाल में वीरेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त के संपादन में की गई थी। तो देखिए सबसे पहले जुगांतर पत्रिका की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1906 में किया गया था, न कि 1908 में। तो ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्थापना 1906 में किया गया था। आगे दिया अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना 1898 में
में जेसोर जिले के में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के संपादन में की गई थी। देखिए अमृत बाजार पत्रिका की बात करेंगे तो 1868 में इसको संपादित किया गया था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए पूरी तरीके से ना आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पर समय के साथ खेला गया है ना, बाकी सा हर डेटा यहाँ पर सही दिया गया है ना। यहाँ पर समय की बात देखिए, ये समय 1906 होगा, यहाँ पर 1908 दिया है, और ये समय 1868 होगा, यहाँ पर दिया 1898। यहाँ पे देखिए ना क्या गजब तरीके का कोर्स बनाएगा आपको। मतलब यहाँ पे ये पता है कि अक्सर विद्यार्थी क्या होगा, समय को हल्का से इग्नोर करेगा और यहीं पर गलती करा दी गई। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही, देखिए भाई कोई नहीं सही है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो इसमें से कोई नहीं है ना। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है, 1824 से 1826 तक ईस्वी तक का काल निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। आपको ये बताना है कि 1824 से 26 तक कौन सा युद्ध होता है, ये बताना। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, आपने कर्नाटक युद्ध पढ़ रखा है 1746 से 1748, है ना। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण भी आपको पता होगा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध और एल असापल के संधि के तहत इसकी समाप्ति होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, 75 से लेकर के 82 तक ये चलता है, साल बाई की संधि के तहत समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक चलता है। इसमें हैदर अली अंग्रेजों को बुरी तरह से परास्त करता है। अब देखिए 3 युद्ध जब यहां से बाहर हो गए तो बचा आंग्ल वर्मा युद्ध, यही चलेगा 1824 से 26 तक। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। अब देखिए विकल्प की बात करेंगे तो पहला इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, बिल्कुल सही है ना। गीता रस लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1915 में मराठी भाषा में लिखा गया, तो ये भी बिल्कुल सही, गीता रस बीजी तिलक ने लिखा था। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में लिखी गई, ये भी सही है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर 1969 में अरुणा आसफ अली के द्वारा लिखा गया था। तो देखिए ये इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर ये दुर्गादास जी ने लिखा है, न कि अरुणा आसफ अली ने लिखा है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है दुर्गादास ने, तो ये गलत हो जाएगा। कौन कौन सा सही है, पहला दूसरा और तीसरा सही, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित का मिलान करें। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है। ये सब के सब वायसराय दिए हैं, है ना, और यहाँ पर इनका कार्यकाल दिया है कि किस वायसराय ने किस समय तक कार्य किया था। दोस्तों अगर आपको वायसराय का कार्यकाल एग्जैक्ट नहीं भी याद रहेगा तो भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा वायसराय किस क्रम में आया था। तो यहाँ पर दिए गए सभी वायसराय के अगर क्रम को देखेंगे तो लॉर्ड मेयो सबसे पहले आया था, मतलब इन 4 में अगर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर लॉर्ड रिपन आया था, तीसरे नंबर पर लॉर्ड कर्जन आया था और चौथे नंबर पर लॉर्ड इरविन आया था। अब यहाँ पर देखिए, अब सबको अगर हम लोग समय के साथ मिलाएं तो आसानी से आप समय के साथ मिला सकते हैं। देखिए लॉर्ड मेयो सबसे पहले आया था, सबसे पहले आया था, मतलब लॉर्ड मेयो का कार्यकाल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, देखिए 1869 से 72 तक, ये एकदम सही दिया है, मतलब दूसरे के साथ बी मैच करेगा। दूसरे नंबर पर लॉर्ड रिपन आया था, तो रिपन का कार्यकाल देखिए यहाँ पर 72 के बाद 80 पहले आएगा, तो पहले को आप मिलाएंगे सी के साथ, पहले को आप मिलाएंगे सी के साथ, ठीक। तो पहला सी के साथ कहाँ पर मिला है, देखिए आप यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए इसमें मैं पहले में सी के साथ सिर्फ विकल्प डी मिला है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप आसानी से देख सकते हैं कि लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल रहा था 26 से 31 तक रहा था और कर्जन का 1899 से 1905 तक रहा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना है। यहाँ पर दिया है शताब्दी और इधर दिया विदेशी यात्री, मतलब किस समय कौन सा विदेशी यात्री आया था। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो आया था, इटली से आया था, बिल्कुल सही है। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता मोरक्को का यात्री है, ये भी सही है। 10वीं शताब्दी में अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ आपको ये कमेंट करके बताना है कि अलबरूनी किसके साथ आया था, ठीक। चलिए यहाँ पर ये 3 के तीनों सही है, तो पहला दूसरा और तीसरा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको फिर से यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करना है। तो देखिए अगर बात करेंगे यहाँ पर दिया संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी। देखिए संभाजी की बात करेंगे तो शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं। राजाराम की बात करेंगे तो शिवाजी के दूसरे पुत्र हैं। अब देखिए ये बड़े पुत्र हैं और ये दूसरे पुत्र हैं, तो मतलब इसमें संभाजी पहले आएंगे, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे राजाराम, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब शिवाजी द्वितीय की अगर बात करेंगे ना तो ये
राजा राम के पुत्र हैं, ये राजा राम के पुत्र हैं। और इसके बाद छत्रपति साहू जी की बात करेंगे तो ये संभाजी के पुत्र हैं। अब इन दोनों के टाइम को आपको याद रखना पड़ेगा। तो इन दोनों के टाइम की अगर बात करेंगे तो इसमें शिवाजी द्वितीय तीसरे नंबर पर आएंगे और इनके बाद आएंगे छत्रपति साहू जी। तो इनका क्रम कुछ इस प्रकार बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। विकल्प की बात करेंगे, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, 15वें नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर कुछ कथन दिया है, इस कथन पे आपको विचार करना है। देखिए हिस्ट्री के 14 क्वेश्चन थे, यहां पर यूपी जीके का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो देखिए यहां पर ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ना। तो ललितपुर की अगर बात करेंगे, इसमें देखिए बताना क्या है, आपको सही उत्तर का चयन करना है ना। ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है ना। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोनभद्र की बात करेंगे और ये बिल्कुल सही है, ललितपुर हो जाएगा, 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बलिया सबसे छोटा है, भाई बलिया सबसे छोटा नहीं है, हापुड़ सबसे छोटा है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से लगती है। देखिए सहारनपुर की अगर बात करेंगे ना तो इसकी जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है, ये बात सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, लेकिन पंजाब नहीं है, पंजाब के जगह पर हरियाणा है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो पहला और दूसरा ये 2 सही है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से इसको यहाँ पर स्टॉप करें। अगली क्लास हम लोग प्रश्न संख्या 16 से आगे बढ़ाएंगे।